चैप्टर स्टार्ट होता है और हम वो टाइम देखते हैं जब अल्फोंसो उस कमरे से चला गया था। शार्लेट सोचती है, अल्फोंसो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसका लहजा काफी तेज था, लेकिन बात सिर्फ आवाज की नहीं थी। इसे मैं कैसे समझाऊं? अभी उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन था, वही मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी देखा था। साफ दिख रहा था कि अब मेरे और अल्फोंसो के बीच का रिश्ता बदल चुका है। पहले तो साधारण मॉर्निंग ग्रीटिंग भी मुश्किल थी, लेकिन अब अल्फोंसो मुझसे नफरत नहीं करता। शादी के काफी समय बाद उसने मुझसे कहा था, हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। अल्फोंसो बोलता है, क्या मेरे तुम्हारी परवाह करने का ख्याल तुम्हें इतना अनबेरेबल लगता है? शार्लेट बोलती है, हाँ, मुझे इससे नफरत है। शार्लेट बताती है, उस वक्त यही सबसे अच्छा जवाब था जो मैं दे पाई। उस समय मुझे पूरा यकीन था कि अल्फोंसो एडेलीन से प्यार करता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ मजबूरी में मेरी परवाह करे। अल्फोंसो बोलता है, भले ही तुम्हें इससे नफरत हो, फिर भी तुम्हें इसे सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें सह रहा हूं, है ना? तुम्हें चाहे ये पसंद हो या नहीं, मैं तुम्हारे पति के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ने वाला। शार्लेट बताती है, उसके चेहरे पर तिरस्कार था या शायद असंतोष। उसने भौएं और सिकोड़ी और बहुत ठंडे स्वर में बात की। अगर उसे मेरी परवाह ही नहीं होती तो सब आसान होता, लेकिन आखिर कौन सा सिद्धांत था जिसने उसे ऐसा एक्सप्रेशन देने पर मजबूर किया? और अभी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना गलत था? क्या उसने वही एक्सप्रेशन बनाया जो तब बनाया था? शार्लेट प्रेजेंट में सोचती है, लेकिन इस समय इन सवालों से भी ज्यादा जरूरी कुछ और था। हम देखते हैं क्लोई गेट नॉक करती है। शार्लेट उसको देखकर बोलती है, लेडी बेहोनिक, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको वो गुम हुई नेकलेस मिल गई? क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, वो दरअसल, मुझे माफ कर दीजिए लेडी एडवर्ड, मुझे इतनी लापरवाही से आपको चोर नहीं कहना चाहिए था। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। शार्लेट बोलती है, तो आपको मेरी चीजों में वो नेकलेस नहीं मिली? अल्फोंसो के उस धमकी भरे व्यवहार के बाद आपने जरूर हर जगह तलाश की होगी, लेकिन क्योंकि मैंने उसे नहीं लिया तो मिलनी भी नहीं थी। क्लोई सोचती है, मुझे पूरा यकीन था कि लेडी एडवर्ड ही दोषी हैं। वो गायब नेकलेस बेहोनिक परिवार के ट्रेजर जितनी ही महत्वपूर्ण हेirloom है। मुझे लगा कि हमारी फैमिली ने रिंग छुपाई, इसलिए बदला लेने के लिए नेकलेस गायब की गई होगी, वरना उसके गायब होने का कोई और कारण नहीं था। और इस समय बेहोनिक कासल में लेडी एडवर्ड ही अकेली आउटसाइडर है। उनका मोटिव था और मेड की गवाही भी थी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक सर्वेंट बोलता है, मैडम, हमने हर जगह खोज लिया, यहाँ तक कि बेड के नीचे भी, लेकिन नेकलेस नहीं मिली। क्लोई चिल्लाते हुए बोलती है, क्या क्या ये नामुमकिन है, फिर से ढूंढो। और प्रेजेंट में सोचती है, लेकिन सच में नेकलेस वहां नहीं थी। अब एडवर्ड से मेरी पहले ही दुश्मनी है और ऊपर से नेकलेस भी गायब। अब मैं क्या करूं? शार्लेट बोलती है, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, कृपया चली जाइए लेडी बेहोनिक। क्लोई बोलती है, क्या? लेकिन शार्लेट बोलती है, आपने मुझे चोर कहा और बिना अनुमति मेरे कमरे की तलाशी ली, अब और क्या बात करनी है? क्लोई अपने घुटनों पर आकर बोलती है, लेडी एडवर्ड, कृपया बस इस बार मुझ पे दया कीजिए। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप चाहें तो कहिए कि मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन मुझे वो नेकलेस वापस चाहिए। वो हमारी फैमिली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शार्लेट एक कोल्ड टोन में बोलती है, आप अपनी महत्वपूर्ण चीज के लिए इतना हंगामा कर रही हैं? क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, क्या मतलब? शार्लेट बोलती है, अगर वो इतनी ही जरूरी है तो बदले में आप मुझे क्या देंगी? क्लोई बोलती है, मतलब आपका क्या मतलब है? अगर आप कॉम्पनसेशन की बात कर रही हैं तो मैं पैसा दे सकती हूँ। शार्लेट अपनी जगह से उठते में बोलती है, बेहोनिक की फाइनेंसेस एडवर्ड से बेहतर नहीं है और नोहा से कंपेयर करें तो भी कमजोर हैं। तो फिर किसी और से मदद क्यों नहीं ले लेती? मैं ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहती जो मुझे चोर समझता हो। क्लोई गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत बोल दिया, मैं कुछ भी करूंगी। शार्लेट स्मग स्माइल के साथ बोलती है, कुछ भी? तुम ऐसा कह रही हो? क्लोई घबराते हुए बोलती है, हाँ, कुछ भी, बस कहिए और मैं। शार्लेट एक पेपर आगे करते हुए बोलती है, अच्छा, तो ये लो, ये साइन करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, ये क्या है? शार्लेट बोलती है, और क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट की साइन करने वाली लाइन है। हम देखते हैं शार्लेट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स यानी टर्म्स को छुपा रखा होता है। क्लोई उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर सोचती है,
इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे मेन पॉइंट्स तो छुपाए हुए हैं। और बोलती है, लेकिन बिना जाने इस पर मैं कैसे साइन करूं? शार्लेट कॉन्ट्रैक्ट हटाते हुए बोलती है, तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगी, या फिर वो नेकलेस उतनी जरूरी नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। क्लोई गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, व नहीं मैडम, बेशक मैं साइन करूंगी। तो आप नेकलेस वापस कर देंगी, है ना? शार्लेट कोल्ड टोन में बोलती है, वापस? मैंने कहा ना, मैंने वो नेकलेस नहीं चुराई है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्या तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगी? क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं आप पर शक नहीं करूंगी। शार्लेट बोलती है, अब यहां साइन करो। क्लोई पेन उठाते हुए सोचती है, क्या उसने सच में नेकलेस नहीं ली, या शार्लेट बस निर्दोष होने का नाटक कर रही है? शार्लेट उसको ख्यालों में गुम देख बोलती है, क्या तुम साइन नहीं करोगी? क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, मैं अभी करती हूं। क्लोई साइन करते हुए सोचती है, ठीक है, चाहे लेडी एडवर्ड ने नेकलेस ली हो या नहीं, अभी सबसे जरूरी चीज है नेकलेस वापस पाना। अगर वो रिंग के बारे में पूछेंगे तो मैं बस इनकार कर दूंगी, आखिर उनके पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। शार्लेट कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए बोलती है, अच्छा, अब ये सही है। क्लोई बोलती है, अब बता सकती हैं कि मैंने क्या साइन किया? कम से कम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तो दिखा दीजिए। शार्लेट कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुम देखना चाहती हो तो खुद देख लो। क्लोई घबराते हुए बोलती है, ये तो ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट है। शार्लेट स्माइल करते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि नेकलेस के लिए कुछ भी करोगी। मैं बाद में सोचकर लिखूंगी कि इसमें क्या डालना है। फिलहाल चलो उस नेकलेस को ढूंढते हैं। क्लोई बोलती है, तो तुम कह रही हो कि तुम कल्प्रिट को ढूंढ सकती हो, फिर तुम नेकलेस क्यों नहीं ढूंढ रही? शार्लेट बोलती है, अभी के हालात में कल्प्रिट ढूंढना आसान है। आमतौर पर तो आइटम ढूंढना आसान होता, लेकिन तुमने इतना बड़ा सीन बनाया और मुझ पर शक किया, इसलिए असली चोर अब अपने ट्रैक्स छुपा रहा होगा। सबसे पहले तुमने कहा था कि गायब नेकलेस बहुत हिस्टोरिकल है ना? क्लोई बोलती है, हाँ, ये फर्स्ट फैमिली हेड के समय से चली आ रही है। शार्लेट बोलती है, इसी से हम कुछ डिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब चोर कोई एमेचर नहीं है। जब मैंने पहली बार कहानी सुनी, मुझे लगा ये कोई डेयरिंग थीफ होगा। ज्यादातर चोर ऐसे जूल्स चुराते हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सके, लेकिन इतनी चमकदार और ऐतिहासिक नेकलेस जो पूरे बियोनिक परिवार को रिप्रेजेंट करती है, कोई भी रेगुलर ज्वेलर इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि चोर ब्लैक मार्केट में बेचने की योजना बना रहा है, और इसका मतलब ये भी है कि चोर पहले से जानता था कि इसे कहाँ बेचना है। इतना तो साफ है कि उसका पहला क्राइम नहीं है। क्या इससे पहले भी कुछ गायब हुआ है? क्लोई बोलती है, नहीं, ये पहली बार है। यहाँ हर कोई लंबे समय से बियोनिक के प्रति लॉयल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे चोरी करेंगे। शार्लेट बोलती है, बिल्कुल, वे जरूर अच्छे और दयालु लोग होंगे। इतनी भोली मालकिन के साथ वे अच्छे दिखने का दिखावा क्यों नहीं करेंगे? ऐसे माहौल में चोरी करने का लालच किसे नहीं होगा? क्लोई बोलती है, वाह, तुमने अभी क्या कहा? ऐसी बातें मत करो। क्या अपने करीबियों पर भरोसा करना इतना गलत है? शार्लेट बोलती है, मैंने कभी नहीं कहा कि भरोसा गलत है। भरोसा अच्छी चीज है, कम से कम तब तक जब तक धोखा न मिले। मुझे बस तुम्हारा अंधा विश्वास रिडिक्युलस लगता है। जरूर और भी वैल्यूएबल्स गायब हुए होंगे, अनमोल और महत्वपूर्ण चीजें, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। क्लोई बोलती है, बिना किसी को पता चले चीजें कैसे गायब हो सकती हैं? शार्लेट बोलती है, अगर मालिक ही बेखबर हो तो किसी को शक नहीं होगा, और यहाँ कोई है जो बिल्कुल इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है। कोई बूढ़ा और सिनाइल व्यक्ति जो कई चीजें गायब हो जाएं तब भी नोटिस नहीं करेगा। जोसेफिन बेहोनिक। जल्दी जाओ अपनी माँ के वैल्यूएबल्स चेक करो, तुम्हें सिर्फ एक दो नहीं कई चीजें गायब मिलेंगी। क्लोई हड़बड़ाते हुए बोलती है, ओ भगवान, नेल, तुम कहाँ हो? हमें अभी माँ के कमरे में जाना होगा, जल्दी करो। शार्लेट सोचती है, वो बिना सांस लिए ही मैंशन से बाहर भाग गई। अब पूरा घर फिर से नॉइजी होने वाला है। अब मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्या लिखूं? इतना खाली कॉन्ट्रैक्ट बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब है कि मैं क्लोई को जैसे चाहूं वैसे कंट्रोल कर सकती हूं, और आज उसका रवैया साफ तौर पर मेरे खिलाफ डिफाइंस था। अगर मैं अपनी पुरानी सेल्फ होती तो उसे तोड़ने के लिए हर तरीका अपनाती, उसे मेरी बेइज्जती करने की सजा देती। हाँ, पुरानी मैं यही करती। लेकिन अगर मुझे क्लोई की डेस्क पर इवॉन का लेटर नहीं मिला होता तो? इवॉन ने क्लोई को इतने लेटर्स भेजे थे कि उन्हें सिर्फ बंडल कहा जा सकता था। भले ही क्लोई ज्यादा समय के लिए दूर नहीं गई थी, लेकिन मेरे पास इतने लेटर्स पढ़ने का समय था।
और इवॉन को समझने का भी। वो एडवर्ड की फॉर्मर डचेस थी। उसके लेटर शिकायतों से भरे थे कि वो अपने हस्बैंड से कितनी नफरत करती थी, कि कैपिटल में उसकी जिंदगी कितनी दुखी थी, और उस बच्चे के बारे में भी जिसने उसे बांध रखा था। ऐसा लगता है अल्फोंसो बचपन से ही बहुत मैच्योर था, कभी दूसरे बच्चों की तरह रोता चिल्लाता नहीं था। आम माता पिता गर्व करते, लेकिन इवॉन अलग थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल स्टॉइक, इमोशनलेस एक्सप्रेशन रहता था। जब भी वो अल्फोंसो में अपने पति का चेहरा देखती वो काम जाती थी। अपने बेटे से प्यार न कर पाने का गिल्ट उसे अंदर से काटता था, और वही गिल्ट धीरे धीरे हेट्रेड बन गया, एक विशिष्ट साइकिल। जब विक्टर के प्रति उसका गुस्सा चरम पर पहुंचा, वो अल्फोंसो का सामना भी नहीं कर पाती थी। उसका आखिरी लेटर कुछ इस तरह था, अगर मैं रिंग लेकर बेहुनिक चली गई तो विक्टर जरूर मेरे पीछे आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये रिंग अपने पास रखो। अगर मैं कह दूं कि मैंने इसे खो दिया तो वो मुझे सिर्फ रिंग ढूंढने के लिए कैपिटल वापस नहीं घसीट पाएगा। शायद बेहतर होगा कि मैं इसे कभी वापस ना करूं, अगर इससे उसका थोड़ा सा भी कर्जा उतर जाए तो। प्रेजेंट में शार्लेट सोचती है, तो क्या क्लोए ने रिंग लौटाने से इनकार इवॉन के इस आखिरी लेटर की वजह से किया? इन लेटर्स की वजह से अब मुझे समझ आ गया कि बेसब अल्फोंसो से इतनी नफरत क्यों करते थे, और गायब रिंग आखिर कहाँ गई। अब क्लोए के पास रिंग अभी भी है या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन मेरे पास सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पर लिख दूं कि मुझे रिंग वापस चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। अगर मैं अल्फोंसो के आसपास के हर व्यक्ति को कुचलती रहूंगी तो क्या वो फिर से अकेला रह जाएगा, वही एक्सप्रेशन लिए जो मेरी पास्ट लाइफ में था? हाँ, मुझे पता है, अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो बियोनिक और एडवर्ड के रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे। जिसके पास सब कुछ है वो इतना दुखी क्यों है? ये सिर्फ रिंग की बात नहीं, असली मुश्किल फैमिली ड्रामा है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे जाने के बाद भी अल्फोंसो को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उसके साथ खड़ा रहे। सच में कितना मुश्किल हस्बैंड है जिसे जिंदा रखना है। सीन बदलता है और हम अगले देखते हैं। क्लोई चिल्लाते हुए बोलती है, ओह भगवान, डोचेस एडवर्ड, आप बिल्कुल सही थी। अब हम क्या करें? मेट से पूछताछ के बाद भी हम तय नहीं कर पा रहे कि तीनों में से असली कल्प्रिट कौन है। शार्लेट उबासी लेते हुए बोलती है, मैं जरूर मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम समझती हो कि मैं वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं करूंगी, है ना? क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, वो तुम आखिर क्या लिखने वाली हो? मुझे धमकाने से तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। शार्लेट बोलती है, मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए हूँ, जो 10 साल पहले खो गई थी। क्लोई बोलती है, वो क्या है? क्या मुझे उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करनी होगी? शार्लेट बोलती है, असल में पहले यही मेरा प्लान था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड बदल लिया है। क्लोई डरते हुए सोचती है, मत कहना तुम्हारी डिमांड्स रिंग से भी आगे हैं। शार्लेट बोलती है, ये सिर्फ एक आइटम ढूंढने की बात नहीं है। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए गायब नेकलेस ढूंढूंगी और बदले में लेडी बेहोनिक, तुम अल्फोंसो से नफरत करना बंद करोगी। और क्लोई धीमी आवाज में बोलती है, ये आखिर किस तरह की शर्त है? मैंने कब कहा कि मैं ड्यूक एडवर्ड से नफरत करती हूँ? शार्लेट बोलती है, क्या तुम सच में कहने वाली हो कि तुमने कभी उससे नफरत नहीं की? ईमानदार बनो लेडी बेहोनिक। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम एडवर्ड से नाराज भी रही हो और नफरत भी करती रही हो। वही एडवर्ड जिसे तुम्हारी कजिन ने तंग किया था, लेकिन वो सब पिछले ड्यूक एडवर्ड की गलतियों की वजह से था। उसका अल्फांजो से कोई लेना देना नहीं है ना? मैं एक समय पर अल्फांजो से जलती थी। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ है, रॉयल फैमिली का कोलैटरल, एडवर्ड हाउसहोल्ड का अकेला वारिस, पूरी तरह वफादार कजिन्स जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे, और ऐसे वैसल्स जो उस पर सच में भरोसा करते थे और उसका साथ देते थे। और दूसरी तरफ मुझे तो अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था जिसने मुझे जन्म दिया। मैं पूरी जिंदगी नोहा की कठपुतली बनकर जीती रही और कभी उसकी जैसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाई। इसी वजह से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अल्फांसो भी अंदर से संघर्ष कर रहा होगा। मैं दूसरों की खुशी देखकर उन्हें जज करती रही, उनसे जलती रही, और ये सोचकर अब मुझे बहुत शर्म आती है। शार्लेट धीमी आवाज में बोलती है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज अल्फांसो से नफरत करना बंद करो। क्लोई बोलती है, क्यों? तुम ये सब क्यों कह रही हो? मत कहना कि ये शादी तुम्हारी मर्जी की थी। तुम एडवर्ड को पसंद नहीं करती थी ना? शार्लेट बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में ये वो शादी थी जो मैं नहीं चाहती थी। क्लोई बोलती है, तो फिर तुम? शार्लेट एक जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि मैं अपने पति की खुशी नहीं चाह सकती, है ना? मुझे पता है तुम अल्फांसो को कैसे देखती हो, लेकिन वो कोई बुरा इंसान नहीं है। अगर वो सच में दुष्ट होता तो उस कमरे में आधे लोग मर चुके होते। जब तुम बिना अनुमति के मेरे चैम्बर में घुसकर चीजें उलट-पुलट कर रही थी, क्लोई कांपती हुई आवाज में बोलती है। कितना भयानक बात कह दी तुमने, शार्लेट बोलती है। क्या तुम भूल गई हो कि लोग मुझे क्या कहते थे? नोआ की विलेनेस? ये सिर्फ नाम नहीं था। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनमें से आधे अपनी जान खो बैठे और बाकी आधों को उनकी मौतें देखने पर मजबूर किया गया। उन्हें मौत से डरना सिखाया गया ताकि वे मेरे सामने पूरी तरह झुक जाएं। यही नोआह का तरीका है। मेरे हिसाब से यही चीज किसी इंसान को सच में दुष्ट बनाती है, ना कि अल्फांसो जैसा नर्म दिल आदमी। अल्फांसो तुम सबके लिए अपराध बोध महसूस करता है। वो अपने पूर्वजों के पापों की जिम्मेदारी खुद लेता है, भले ही इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्लोए गुस्से से बोलती है। तुम कैसे कह सकती हो कि ये उसकी गलती नहीं है? अगर ड्यूक एडवर्ड एक बार भी बेहोने गाया होता, बस एक बार, तो मैं अलग तरह से व्यवहार करती। मैंने इस बारे में अनगिनत बार सोचा है। क्या इवॉन की लेगेसी को आगे बढ़ाना सही था, या जो मैं कर रही थी वो बिल्कुल गलत था? आखिरकार मैंने अपने भाई से बात की और उसने कहा था, आज का ड्यूक एडवर्ड विक्टर एडवर्ड से जरा भी अलग नहीं है। वही घटिया आदमी जिसने उस जगह जाना भी जरूरी नहीं समझा जहां तुम्हारी माँ मरी। रेनार्ड सही था। मेरी माँ उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। तुम बस इस बात से समझ सकती हो कि वो यहाँ सिर्फ अब आया, वो भी अंगूठी ढूंढने के लिए। मैं ऐसे इंसान को कभी माफ कैसे कर सकती हूँ? शार्लेट एक कोल्ड टोन में बोलती है। क्या तुम्हें पता है कि उस समय अल्फांसो वयस्क भी नहीं था? क्लोए हिचकिचाते हुए बोलती है। वो तो, शार्लेट बोलती है, अल्फांसो ने बहुत छोटी उम्र में अपने दोनों माता पिता को दफन किया और फिर तुरंत बाद सम्राट के आदेश पर उसे 10 साल के लिए युद्ध भूमि भेज दिया गया। तुम जानती हो कि एक युवा हाउस होल्ड के लिए अकेले अपने परिवार की रक्षा करना कितना मुश्किल होता है ना? क्लोए एनॉयड होते हुए बोलती है। ये सब बहाने हैं। अगर उसके दिल में सच में चाह होती, शार्लेट उसे बीच में रोकते हुए कड़क आवाज में बोलती है। बिल्कुल, तुम ऐसा ही सोचोगी, लेकिन वो ऐसा क्यों करता? तुम सही कहती हो, हालात चाहे जितने भी मुश्किल रहे हों, ड्यूक एडवर्ड का ड्यूक होने के नाते वो शायद आ सकता था। लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे जैसे रिश्तेदार जो खुलेआम उसके खिलाफ थे, तो वो बेहोने आने की जहमत क्यों उठाता? अल्फांसो को दोष देने से पहले अपनी सोच पर भी सवाल करो। क्लोए कुछ पल चुप रहकर बोलती है। ठीक है, शायद मेरा रवैया गलत था, लेकिन फिर भी मुझे एडवर्ड पसंद नहीं है। विक्टर का खून रखने वाला इंसान अच्छा नहीं हो सकता। विक्टर एडवर्ड दूसरों की भावनाओं को कमजोरी समझता था, ठंडा, बेरहम और अहंकारी आदमी था। इवॉन उसी की वजह से मरी, तो अगर वही खून अल्फांसो की नसों में दौड़ता है तो वो भी। शार्लेट बोलती है। मैं खून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा और महसूस किया। क्या अल्फांसो ने कभी तुम्हें पिछले ड्यूक की याद दिलाई? क्लोए धीरे से बोलती है। नहीं, वो एक सभ्य, शांत और शालीन युवक था जो इवॉन से मिलता जुलता लगता था। शार्लेट बोलती है। अपना प्रेजुडिस छोड़ दो लेडी बेहुनिक। मैं अल्फांसो को बेहुनिक की वजह से दुखी होता नहीं देख सकती। क्लोए चौंक कर बोलती है। तो क्या तुम कह रही हो कि ड्यूक एडवर्ड बेहुनिक की वजह से परेशान है? शार्लेट बोलती है। हाँ, तुम्हारी सोच और रेनार्ड बेहुनिक की वजह से। क्लोए हैरानी से बोलती है। रुको, ये समझ में नहीं आता। मेरा भाई तो एडवर्ड का वफादार वैसल है। वो हाल ही में अंगूठे के मामले पर बात करने राजधानी भी गया था। मुझे लगा कि ड्यूक एडवर्ड मेरी माँ की इच्छा का सम्मान करता है, इसलिए रेनार्ड और मैंने सब कुछ सुलझा लिया है। शार्लेट हंसते हुए बोलती है। रेनार्ड बेहुनिक में कोई बुराई नहीं, एक वफादार वैसल। हाँ बिल्कुल। क्लोई घबराकर बोलती है। तुम ये क्यों हंस रही हो? शार्लेट मुस्कुराकर बोलती है। मुझे इतने जोर से हंसे हुए बहुत समय हो गया। मुझे पता था ऐसा होगा। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में कुछ नहीं जानती। रेनार्ड बेहुनिक एक वफादार वैसल, वो मूर्ख जिसने अपने मरे हुए कजिन को इस्तेमाल कर सत्ता पाने के लिए किया। तुमने क्या कहा? शार्लेट एक सीरियस टोन में बोलती है। क्या तुम्हें पता है कि रेनार्ड ने जानबूझकर तुम्हारे और एडवर्ड के बीच दूरी बनाई? उसने जानबूझकर तुम्हें कई बातें नहीं बताईं और सच को अपने फायदे के लिए तोड़ मड़ोड़ दिया। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें कैसे मैनिपुलेट किया, लेकिन लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। क्लोई हैरान होकर बोलती है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम्हारे भाई ने कैपिटल में क्या किया। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद देखते हैं। अर्नाड बोलता है, वैसे योर एक्सेलेंसी, क्या आपने इसके बारे में सुना है? अल्फोंसो बोलता है, किस कहानी की बात कर रहे हो?
अर्नाड बोलता है, उसी चोरी वाले मामले की जो पहले हुआ था। लगता है वो पहली बार नहीं था। पता चला है कि मैडम जोसेफीन की कुछ चीजें पहले भी कई बार गायब हो चुकी थीं। इसी वजह से उस रात काफी हंगामा हुआ था। लेडी बेहोनिक ने जिम्मेदार मेड नेल को बुलाया और खुद मैडम जोसेफीन के कमरे की तलाशी ली। अब लेडी की निजी मेड से पूछताछ चल रही है और सर्वेंट्स आपस में यही बातें कर रहे हैं। जीन बोलता है, इतना बड़ा मामला हुआ और हमें अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। अर्नाड बोलता है, बाहर के लोग यहाँ हैं, इसलिए शायद इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दबा कर रखा जा रहा है। मैंने भी बस गलती से ये बातें सुनी, और वैसे भी जो चीज गायब हुई वो कोई मामूली चीज नहीं थी। मैंने सुना है एक रिंग चोरी हो गई थी। हम देखते हैं ये बात सुनकर अल्फोंसो चौंक जाता है। जीन चौंक कर बोलता है, एक रिंग गायब हो गई? अर्नाड बोलता है, हाँ यही सुना है। लेडी बेहोनिक पूरी तरह घबराई हुई थी। कहा जा रहा है कि अगर वो रिंग सच में खो गए तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। कम से कम एक बात अच्छी है, अब सबको पता है कि मैडम दोषी नहीं थीं। जीन बोलता है, तो क्या लेडी बेहोनिक ने ठीक से माफी मांगी? अर्नाड सोचते हुए बोलता है, पक्का नहीं कह सकता, मुझे लगता है हाँ, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं। जीन बोलता है, अच्छा है अगर उसने माफी मांग ली, और तलवार साफ करते हुए एक डरावने अंदाज में बोलता है, लेकिन अगर इतनी बदतमीजी के बाद भी माफी नहीं मांगी होती तो मैं बेहोनिक को ड्यूअल की चुनौती देता। अर्नाड घबराते हुए बोलता है, क्या तुम ड्यूअल क्यों लड़ते? जीन बोलता है, क्योंकि मैं एडवर्ड का नाइट हूं। मुझे एडवर्ड की इज्जत की रक्षा करनी है और मैडम की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी थी। अर्नाड आह भरते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत अजीब हो। खैर, अब समझ आया कि हाल में इतना शोर क्यों था। अब सब साफ हो रहा है। अल्फोंसो परेशान होते हुए सोचता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि बेहोनिक में ऐसा हुआ। अब मुझे शार्लेट की बातें और बेहतर समझ आ रही हैं। उस घटना के अगले दिन सुबह वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मैं अंदर से बेचैन था, लेकिन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। अल्फोंसो बोलता है, शार्लेट, कल के बारे में। शार्लेट बोलती है, मुझे कल के लिए माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया तो मैं सच में माफी चाहती हूँ। तुम्हें शिकायत करने का पूरा हक था, है ना? मैं ठीक हूँ, इसलिए मेरी ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन उस रिंग के बारे में, अल्फोंसो बताता है, यहीं पर रिंग की बात खत्म हो गई थी। इसके बाद शार्लेट बस उसी रिंग के बारे में बोलती रही। उसने ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बताया और मैं खुद भी उलझा हुआ था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन एक बात, शार्लेट मुस्कुराते हुए बोलती है, ये एक बात याद रखना, चाहे जो भी अफवाहें फैलें उनकी चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट में अल्फोंसो परेशान होते हुए सोचता है, वो एक वाक्य जिसने मुझे इतना बेबस महसूस कराया आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। कितना मूर्ख था मैं, मुझे उसे बताना चाहिए था कि मैं उससे नाराज नहीं हूं। अल्फोंसो वहां से जाते हुए बोलता है, खैर ये इतनी बड़ी बातचीत नहीं लगती, मैं अब जा रहा हूं। तुम सब सफाई करो और वापस लौटो। अर्नाड बोलता है, जी समझ गया। जीन बोलता है, कृपया आगे बढ़ें और एक्सेलेंसी। सर्ज घबराकर दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, यो एक्सेलेंसी से आपको तुरंत बाहर आना होगा। अल्फोंसो बोलता है, अब क्या हुआ? सर्ज बोलता है, रेनार्ड बेहोनिक वापस आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम रेनार्ड को देखते हैं। बटलर बोलता है, स्वागत है मास्टर, ड्यूक एडवर्ड और उनकी पत्नी पहुंच चुके हैं। रेनार्ड सोचता है, धत तेरे की एडवर्ड, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। काश वो लड़का इतना चालाक ना होता। हम विटिंग प्लेस का विजन देखते हैं। रेनार्ड के साथ आए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, बेहोनिक अब क्या करोगे? तुमने कहा था राजधानी पहुंचती सब ठीक हो जाएगा। हमने तुमसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी और अब हम निराश हैं। रेनार्ड चिल्लाता है, चुप, क्या तुम कह रहे हो कि लॉर्ड के ना आने की गलती मेरी है? एक आदमी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? रेनार्ड गुस्से से बोलता है, इस पूरे झगड़े की शुरुआत शार्लेट ने की थी, वही औरत क्विंसी नोहा। अब तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बहन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्विंसी एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, जवाब? तुम अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाए और अब मुझ पर भौंक रहे हो। तुम लालच से अंधे कीड़े हो, जिसने खुद को गिलोटीन में सिर डाल लिया है, और जब सिर कटेगा तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुमने खुद को ही खा लिया था। खुद को भाग्यशाली समझो कि मैंने अभी तुम्हारा सिर नहीं काटा, रेनार्ड बेहोनिक। रेनार्ड सोचता है, और मैं ये अपमान सह रहा था, जबकि ये चालाक लोग बेहोनिक में साजिश रच रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं,
मेरे पास पूर्व डचेस की रिंग है, मैं अभी भी सब ठीक कर सकता हूँ। क्लोई बोलती है, भाई। रेनार्ड बोलता है, क्लोई, मेरे जाने के बाद ये सब हंगामा क्या है? ड्यूक एडवर्ड कहाँ है? क्लोई हिचकिचाते हुए बोलती है, तुम सही समय पर आए हो भाई, एस्टेट में बहुत बड़ी घटना हो गई है। रेनार्ड चौंक कर बोलता है, क्या? इतने झगड़ों के बाद और क्या हुआ? क्लोई कांपते हुए बोलती है, वो फर्स्ट लेडी बेहोनिक का नेकलेस और यवॉन की रिंग चोरी हो गई है। रेनार्ड चिल्लाकर बोलता है, क्या? तुमने क्या कहा? क्लोई बोलती है, तुम्हारे जाने के बाद लेडी एडवर्ड ने हमें बताया, लगता है माँ के कमरे में आने जाने वाली किसी मेड ने ये किया है। यवॉन की रिंग तो जरूरी है ही, लेकिन वो नेकलेस भी फैमिली हेirloom है। मुझे नेकलेस की ज्यादा चिंता है, अगर वो ब्लैक मार्केट में चला गया तो। रेनार्ड भड़क कर बोलता है, मूर्खों, तुम्हें लगता है नेकलेस मायने रखता है? नेकलेस जाए भाड़ में, मुझे रिंग चाहिए, सिर्फ रिंग। अगर जरूरत पड़े तो वो पुराना हार बेच दो, लेकिन रिंग के बिना मैं ड्यूक एडवर्ड पर दबाव नहीं डाल सकता। क्लोई हैरान होकर बोलती है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो? यवॉन की आखिरी इच्छा का क्या? तुमने कहा था रिंग वापस नहीं दी जा सकती क्योंकि यही उसकी इच्छा थी। रेनार्ड अनॉयड होकर बोलता है, आखिरी इच्छा? मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। उस रिंग से मैं राजधानी में शाही जिंदगी जी सकता था और एडवर्ड को दबाना बच्चों का खेल था। क्लोई अपने हाथ कसते हुए बोलती है, ये बकवास है। तुम सच में रिंग का ऐसा इस्तेमाल करना चाहते थे? मैंने तुम पर भरोसा किया और सब कुछ बताया। रेनार्ड बोलता है, तो और किस पर भरोसा करती? तुम तो खुद कुछ नहीं कर सकती। देखो, रिंग मेरे जाते ही चोरी हो गई, इसलिए मैं कहता था रिंग मुझे दे दो। अब बताओ तुम क्या करोगी? क्लोई टूटे हुए स्वर में बोलती है, रेनार्ड, अगर रिंग के बारे में सब झूठ था तो सच क्या था? क्या ड्यूक एडवर्ड से बात करना भी झूठ था? मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा करके उसे दूर धकेला। मुझे ये तक नहीं पता था कि सक्सेशन के तुरंत बाद उसे वॉरफील्ड भेज दिया गया था। मैंने उस युवा लड़के को खाली मैंशन में अकेला छोड़ दिया। तुमने ड्यूक एडवर्ड को बद्दुआ दी, कहा कि वो विक्टर के जैसा ही है, बदतमीज, बेरहम और बेपरवाह। रेनार्ड उसकी बात टालते हुए बोलता है, ये अभी मुद्दा नहीं है, अभी के लिए पहले यवॉन की रिंग ढूंढते हैं। क्लोई चिल्लाकर बोलती है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शार्लेट चाहे जो बोले, मैंने तुम पर भरोसा किया था। हम वही फ्लैशबैक देखते हैं जब शार्लेट ने बोला था कि रेनार्ड बेनविक वफादार वैसे, वो मूर्ख जिसने अपने मरे हुए कजिन का इस्तेमाल सत्ता के लिए किया। क्लोई परेशान होते हुए बोलती है, मैंने सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा किया क्योंकि तुम मेरे भाई थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ रिंग का इस्तेमाल करना चाहते थे। इवॉन की आखिरी इच्छा तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी, तो मैं इतने साल क्या कर रही थी? रेनार्ड सोचता है, धत, ये सब मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। रेनार्ड धीमी आवाज में बोलता है, क्लोई, मैं बस गुस्से में गलत बोल गया था। अभी के लिए पहले इवॉन की रिंग ढूंढते हैं। तभी शार्लेट उसके पीछे से आकर बोलती है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने राज अपने तक रखने चाहिए थे। अपने ही मुंह से सारे अपराध कबूल कर दिए। और रिंग दिखाते हुए बोलती है, हार चुके आदमी की चीखें हमेशा घिनौनी लगती हैं।